नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है रघुनाथ नरेड़ी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। रघुनाथ नरेड़ी के बारे में तो आप साधारण शब्दों में अगर सुनेंगे तो मैं एक व्यवसायी हूँ और विशेष रूप से आवासीय और इंडस्ट्रियल टाउनशिप के व्यवसाय से पिछले 25 सालों से जुड़ा हूँ। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का उद्योग जो प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश के संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ, एक सामाजिक रूप से। जी सर, राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है अवैध कॉलोनी का। तो राजस्थान में अवैध कॉलोनियाँ जो है लगातार कट रही हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है और सरकार क्या कर रही है इस पर? नेहा जी, सवाल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी गर्त में जाना पड़ता है। कोई भी चीज़ को हम समझने के लिए पहले इसके मर्म को समझना पड़ता है। बेसिकली मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ और मैंने जिस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है पिछले 25 सालों से, अवैध गतिविधियाँ राजस्थान में बहुत जगह पे चल रही है, आवासीय हो चाहे औद्योगिक गतिविधियाँ हों, पर उसके लिए सरकार समय समय पर लगातार प्रयास भी करती है अपनी नीतियों को सुधार करते हुए। लेकिन ये सब इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि सरकार इसको किस प्रकार से रोके। पर इसको और नज़दीक से आगे समझने की पहली आवश्यकता ये है कि ये इस प्रकार की गतिविधियाँ क्यों होती हैं। देखिए, कोई भी गलत कार्य या कोई भी अनैतिक कार्य या कोई भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्थाएं सब होती है। अर्थशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत जो है डिमांड और सप्लाई, मांग और उसकी हम उसको किस प्रकार से पूरा कर पाते हैं। आपको मैं छोटे से उदाहरण से बताना चाहूँगा कि देश के अंदर एक समय था जब गैस का सिलेंडर ब्लैक में मिलता था। आज नहीं मिलता है, क्योंकि आप टेलीफोन करो और 2 मिनट के अंदर सिलेंडर आपके घर के द्वार पे होता है। एक समय था जब हम मोबाइल के कनेक्शन के लिए और उसके लिए हमको हज़ारों की संख्या में रुपए खर्च करना पड़ता था। आज जाइए और आपको कोई भी कंपनी को पता लग जाए मोबाइल कनेक्शन लेना है, तुरंत मोबाइल मिल जाता है। आप चाहे गाड़ी का स्कूटर आप लेने जाइए तो किसी को पता लग जाए, स्कूटर में ब्लैक दे के लाते थे एक समय में लोग बाग, पर आज वो भी व्यवस्था ख़त्म हो गई क्योंकि सप्लाई इतनी है। ठीक इसी प्रकार जो आवास जो होता है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 बेसिक आवश्यकता है और इसकी मांग बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर है। आज भी बहुत से लोग बेघर हैं या युवा जो अपने घर को बनाना उसका एक सपना होता है, तो उसके लिए लोग निवेश के लिए आकर्षित होते हैं। अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, लेकिन सरकार समय समय पर सुधार करके, विशेष रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करूं तो केंद्र की मोदी सरकार ने इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझा है। अवैध जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये राजस्थान की नहीं पूरे भारतवर्ष की एक समस्या थी। तो हमने इसके ऊपर एक रेगुलेटर बनाया जिसका नाम था रेरा, कानून लेके आया और उसके अंदर अब सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आजकल। सर, अभी आपने जिक्र किया रेरा का, तो आपसे जानना चाहूँगी ये रेरा क्या होता है? रेरा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी पूरी मार्किंग होकर के उसमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें उसके टाइम बाउंड प्रोग्राम होते हैं कि इतने समय के अंदर हमको बेसिक जो सुविधाएं हैं वहाँ पे, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, मूलभूत जो आवश्यकताएं जो व्यक्ति को लगती है, अच्छा पार्क बने, वातावरण बने, उसके परसेंटेज डिसाइड होती है, उस सब पर नज़र रखने का काम अगर कोई संस्था कर रही है तो वो रेरा कर रही है। और उसका बहुत प्रभावी जो परिणाम जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोग नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, रेरा से रजिस्ट्रेशन कराए काम कर रहे हैं, वो ठगी के भी शिकार नहीं हो रहे, उनके प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सरकार क्या कर रही है, जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा। तो राजस्थान में जब से भजनलाल जी की हमारी सरकार आई है 2023 के अंदर, उसके बाद में लगातार आवासीय योजनाओं की भी जो हमारी नीतियां हैं उसको भी हमने नए तरीके से प्रस्तुत किया है, औद्योगिक नीतियों को भी नई तरीके से प्रस्तुत किया और लगातार उसमें सुधार करके ईज ऑफ काम कैसे हो, क्योंकि देखो सप्लाई बढ़ानी है हमें। सप्लाई बढ़ाने का मतलब अच्छे जो सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि अवैध लोगों की तरफ जो कॉलोनियाँ या जो इंडस्ट्रियल एरिया कटते हैं उन पर रुझान लोगों का कम हो और जो वैध कॉलोनियाँ हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता रहे। यही हमारी लगातार प्रयास है और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने रेरा का जिक्र किया, तो
तो रेरा में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे अगर कोई नहीं, करवाना इसका चाहता है? फॉर्म है, सामान्य प्रक्रिया है। आप रेरा की साइट पे जाइए, अपने प्रोडक्ट की सारी जो गवर्नमेंट से जो अप्रूवल्स आपको मिल चुके संबंधित संस्था से, चाहे राजस्व, जैसे मैं जयपुर की बात करूं, जो जयपुर विकास प्राधिकरण है उसकी अनुमति देता है, और उस अनुमति के बाद में उसके आवश्यक दस्तावेज जितने भी हैं, कि उसकी ज़मीन के जो कागजात हैं, या फिर उसके बाद में जो उसका जो शुल्क है, और उसके बाद में किस प्रकार से उसका पूरा डेवलपमेंट प्लान है, वो सब उसके अंदर जमा होता है। उसको देख करके कस्टमर जो है हर समय जो उपलब्ध है, वो उसको देख करके उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रख के उसमें काम अपना निवेश कर सकता है। भविष्य में शहर के विकास के लिए आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, शहर का विकास, देखो शहर, कोई भी एक बड़ा शहर जो होता है वो आपका एक तरह से मानिए कि जैसे हम घर के रिसेप्शन में हम जाते हैं, तो सबसे पहले उस घर का हमको ये पता लग जाता है कि इस घर की किस प्रकार की रूपरेखा है। ठीक उसी प्रकार से जो जयपुर विशेष रूप से राजधानी है, और जब हम अच्छे शहर में जाते हैं, व्यवस्थित शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आने वाले व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि इनके काम करने का तौर तरीका कैसा है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मैं विशेष रूप से भजनलाल जी की सरकार को बहुत धन्यवाद भी दूंगा, और उनको बहुत बहुत साधुवाद भी देंगे कि जिस प्रकार से सभी शहरों में, मैं खाली जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान के जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, चाहे वो जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, इन सब पर पूरे रोड प्लान को बना करके किस प्रकार से जो सड़कों में बेतरतीब तरीके से जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करके बढ़िया रास्ते खोल के काम कर रही है। विशेष रूप से जयपुर का ही मैं उदाहरण दूं तो BRTS, इसकी प्रासंगिकता नहीं थी, इसकी ज़्यादा अच्छा इसकी उपयोगिता हम नहीं कर पाए, तो सब जगह से हटा दिया अब इनको, और हटाने के बाद में अब पूरे जो साधन है आवागमन सुगम हो रहा है। इसके अलावा जयपुर में बहुत प्रतीक्षित जो एक बहुत लंबे समय से जो मेट्रो का जो काम रुका हुआ था, जो विशेष रूप से टोंक रोड से और पूरा सीकर रोड तक जाना था, उसका पूरा काम, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, उसके ऑर्डर्स होने वाले हैं, काम शुरू होने वाला है, और जल्दी आदमी को निजात मिलेगी एक अव्यवस्थित ट्रैफिक से और अव्यवस्थित धुआं और धूप से। अभी आपने BRTS का जिक्र किया, तो ये क्या होता है? BRTS एक रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो जयपुर में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका नाम है, और इसको बनाया गया। और जब इसकी उपयोगिता इतनी अच्छी नहीं रही और उसका लोगों के अंदर ज़्यादा रुझान भी नहीं बन पाया, पर उसको हटा करके अब क्योंकि हर व्यक्ति अपने साधन से जा रहा है, आ रहा है, और मेट्रो का वर्तमान समय में शहरों के अंदर मेट्रो के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो उस रुझान को देखते हुए पूरा अध्ययन करके सरकार ने तय किया कि इस BRTS को हटा करके रास्ते को जो अच्छा किया जाए, उनको सुगम किया जाए, वो हमने किया है। और दूसरा, जल्दी ही मेट्रो के सेकंड फेज के काम भी हम शुरू कर रहे हैं, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवागमन का साधन उपलब्ध हो सके। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनियाँ, तो ये कैसे खत्म होगी, इसका मतलब समाधान कैसे निकलेगा आपकी नज़र में? नहीं, समाधान तो कर रहे हैं, सरकार लगातार समाधान की ओर भी ध्यान दे रही है, समाधान हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि पहले नीतियां बनी, नीतियों में सरलीकरण किया, और जब हम वैध कॉलोनियों की अप्रूवल्स की संख्या बढ़ा देंगे तो निश्चित मान के चलो कि अवैध कॉलोनियां रुकेंगी। सरकार लगातार ध्यान में रख करके इसके अंदर पूरा प्रशासन का एक जो अवैध निर्माण के ऊपर ध्यान देने वाला जो होता है पुलिस बल, उसका उपयोग करके लगातार इनको ध्वस्त भी कर रही है, जनता को आगाह भी कर रही है। और मेरा भी जनता से आग्रह है कि सारे दस्तावेज रेरा से रजिस्ट्रेशन करा करके, रजिस्ट्रेशन के कागजात देख करके ही हम पूरी ज़मीनों की खरीद फरोख्त करें, क्योंकि आप अपनी एक गाड़ी का जो कमाई होती है, जिसको आप बड़े सपने के साथ में इकट्ठा भी करते हैं कि भविष्य में मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए इसको इकट्ठा करें, वो गलत हाथों में नहीं चला जाए। तो ये सब लगातार प्रयास है, और सरकार इसके लिए जनजागरण भी करती रहती है। सर, जयपुर में साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, तो स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सफाई तो जयपुर ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब सफाई को एक आह्वान के रूप में दिया कि स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत की हम कल्पना करें, इसके लिए लगातार पूरे देश में कंपटीशन का दौर भी बनाया, सभी नगर निगमों के माध्यम से अलग अलग तरीके से इसको हमने तय भी किया, घर घर कचरा उठाने की व्यवस्था भी करे। पर देखो, स्वच्छता के बारे में मेरा एक मानना है कि स्वच्छता एक व्यक्ति की, जैसे हम हमारे घर को साफ करने की आदत रखते हैं, वैसे ही स्वच्छता शहर के नागरिकों का भी उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। जब हम सड़क पे निकलें
तो हम भी हमारे साथ में इस बात को नियम बांध के या पक्का करके निकले कि हम सड़क में बेतरतीब तरीके से इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे। वो कचरा जो है निश्चित जो स्थान बने हुए हैं वहीं पर हम कचरा हमारा फेंकेंगे तो निश्चित शहर अच्छा होगा। सरकार भी प्रयास करेगी और जनता भी इसके लिए प्रयासरत है। और जयपुर की जनता तो सदैव ही नगर निगम नगर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, क्योंकि एक जयपुर की तो पहचान ही स्वच्छता की है। अच्छे रास्ते, अच्छे चौराहे, और पूरा राजस्थान ही एक परंपरा के रूप में स्वच्छता में अग्रणी रहा है। और आने वाले समय में मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सब को भी अपील करूंगा कि स्वच्छता का जितना दायित्व सरकारों का है उससे बड़ा दायित्व हमारा खुद का भी है कि स्वच्छता में हम हमारा जितना सहयोग बन सकता है वो करना चाहिए। सर, आपकी सरकार राजस्थान में है तो उद्योग को लेकर क्या आपकी सरकार आगे कर रही है? अच्छा सवाल है नेहा जी। उद्योग को लेकर के देखो, राजस्थान नहीं पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और देश में $2 ट्रिलियन से भी कम की देश की अर्थव्यवस्था थी। आज पूरे देश में मेक इन इंडिया को लेकर के हमारे विपक्ष ने जिस प्रकार का मजाक उड़ाया था कि भारत में हो नहीं सकता, उससे इतर मोदी जी ने भारत की क्षमताओं को समझा और देश को, उद्योगों को किस प्रकार से हम पोषित कर सके, प्रफुल्लित कर सके, इसका लगातार वातावरण हमने पूरी दुनिया में बनाया। और आज उसी का परिणाम है कि आज ही की मैं खबर आपको बताता हूँ कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। $4 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। जापान को हमने पीछे कर दिया और दुनिया में मात्र अब 3 ऐसे देश हैं जो हमसे आगे हैं, अमेरिका, चाइना और तीसरा जर्मनी। उसके बाद में चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और राजस्थान भी इस विकास के, इस मेक इन इंडिया के अभियान से कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि देखो मोदी जी बड़े स्मार्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने जब से जीएसटी का नया स्वरूप देश में लेके आए तो उसके बाद में कंपटीशन का दौर खड़ा किया। कंपटीशन का दौर आप समझें कि हर प्रदेश को एक चुनौती दे दी कि आप अपनी नीतियां अच्छी करें, क्योंकि देखो किसी भी जमीन या कोई भी जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है कि ज़मीनों का उपयोग कैसे करना है, उसका सारा जो काम है वो प्रदेश सरकारों का है। अब मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया, जो मैं राजस्थान की बात करूं तो चारों तरफ जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल राजस्थान में बना है, आज 2 बड़े एक्सप्रेस हाईवे जो सीधे कांडला पोर्ट से, मुंबई से, मुख्य जो शहरों से जोड़ दिए और उसके किनारे पर उद्योग की अपार संभावनाएं खड़ी कर दी। और लगातार भजन लाल जी भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और इसका पूरा जाल बना करके आवागमन सुगम करके उद्योगों को किस प्रकार से राजस्थान में लाया जा सके, इसके लगातार प्रयास है। हमने अभी 2 वर्षों से जिस प्रकार से हम प्रवासी सम्मेलन और हमने उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों को राजस्थान में बुला करके जयपुर में इसके काम भी किए और 35,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू राजस्थान में निवेश करने के प्रस्ताव मिले भी। और उसी का परिणाम है कि आज 8 लाख करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव हमें मिले थे उस पर काम भी शुरू हो गया। और आने वाले समय में राजस्थान एक रोजगार मुखी प्रदेश कहलाएगा। राजस्थान के युवा को राजस्थान से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी पूरा संकल्प है कि वर्तमान में जो राजस्थान की $180 बिलियन की इकोनॉमी का जो प्रदेश है वो आने वाले समय में इससे डबल पूरा करके हम इसको भारत की उन्नति में, भारत के विकास में राजस्थान एक अग्रणी भूमिका निभाएगा, मेरा ये मानना है। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे साथ आप स्टूडियो में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में पधारे आप इसके लिए धन्यवाद नेहा जी। और मैं चाहूँगा आपसे इसके चैनल के माध्यम से भी, पॉडकास्ट के माध्यम से, कि एक रोजगार मुखी प्रदेश में आप राजस्थान में निवेश के लिए आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।